जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश और जुनून के साथ में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। भाई साहब, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे तैयारी के लिए भी क्यों ना हो। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और कुछ सवाल बड़े बड़े वाले भी हो जाएंगे। देखते हैं वो सवाल कौन से हैं। देखिए, इसमें लिखा है पहला, करें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये सिद्ध करना, मतलब हमें जांचना है। पहला सवाल में लिखा है 26 और 91 लिखा है। देखिए ध्यान से, पहले सवाल लिखा है 26 लिखा है और 91 लिखा है। तो मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा और एक बार एलसीएम निकालूंगा। तो एचसीएफ और एलसीएम तो भाई साहब अभी शुरू से बहुत दिन से जान रहे हैं। देखिए मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ अब ये 26 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान समझिएगा। 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 2 गुणा 1, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना 26 गुणा 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, इस 91 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। मैं सब फैक्टर कर रहा हूँ अभी। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 से 91, 13 गुणा में 7 गुणा में 1 में लिख सकता हूँ। 13 से 91 का 91 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि सबको मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है। ध्यान देखिए, जो दोनों में कॉमन दिखता है उसे लिख लेंगे। क्या दोनों में दो नहीं दिख रहा है ना, तो दो भी लिखेंगे। मतलब सबको मिलाकर लिखना है, एक एक बार लिखना है। तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा एलसीएम क्या मिलेगा 13, और यहाँ पर गुणा 1 है तो गुणा 1 बदलेंगे। यहाँ पर मिलेगा 7 दूनी 14, 14 में 13 गुणा करेंगे तो 13 चौको 52 को 2 हासिल 5, 13 का 13 5 18, 182 मिल जाएंगे। मतलब इसका एलसीएम कितना मिल गया 182। इसका हम निकालेंगे एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब ध्यान देखिए, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में दिखता है बस उसी को लिखा जाता है। तो देखिए दोनों में हमें बस एक दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा। और लेकिन सवाल में क्या हमने सवाल सही लगाया है कि गलत लगाया है, ये भी तो हमें जांचना हो जाएगा। तो निकालेंगे, हम लोग जानते हैं क्योंकि कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये तो सूत्र। देखिए दो संख्या हमारे पास कौन सी थी, 26 और 91 थी। तो 26 और 91 का गुणन कर देंगे और बराबर कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हमारा है 182, और इसका एचसीएफ कितना हमारा है 1। ये गुणा कर देंगे तो हो जा रहा है क्या, देखिए मैंने एचसीएफ सही निकाला है क्या। इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 2 7 1 हो जाएगा। 7 में 14, 14 में 13 गुणा कर दीजिए। 13 चौको 52 को 2 हासिल 5, 13 13 5 18, 182 हो जाएंगे। और इसका एचसीएफ देखिए, यहाँ पर इसका एचसीएफ 1 नहीं मिलेगा। देखिए दोनों में 1 भी दिख रहा है और 13 भी दिख रहा है, तो 1 गुणा में 13 कर देंगे तो एचसीएफ इसका कितना मिलेगा, हमें 13 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। देखिए दोनों का गुणा करने पर बराबर आनी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो 26 में 91 गुणा कर दीजिए, तो 26 से कम 26, और 9 6 54 को 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 2 3, तो मतलब 2366 आया गुणा करने पर। और इसका गुणा कर दें, इसका भी उतना ही आना चाहिए 2366। देखिए 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 बाट 104, 104 और 6 106, 106 को 6 हासिल 10, और 13 कम 13 और 10 23। देखिए भाई साहब, हमने दोनों बराबर कर दिया, मतलब कि हमने सवाल सही लगाया है। सवाल में हमसे कहा था कि जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का लसम हसन उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 दिया था सवाल में, इनका गुणनफल और इनका लसा और मसा गुणनफल क्या हो गया 2366 हो गया। दोनों हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। काफी अच्छे सवाल है ये सवाल। तो ये सूत्र तो आपको याद ही रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके लसा और मसा के। देखते हैं और अगला सवाल क्या है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
देखिए अगला सवाल है, करें कि सिद्ध कीजिए कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए कर्डिम 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैं मान लूंगा कि यह माना विरोधाभास विधि से कर्डिम 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है। भाई साहब परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कर्डिम 5 को ए बटे बी के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या तो ए बटे बी के रूप में लिख सकता हूँ, जहां पर हमारा बी कभी 0 नहीं हो सकता। बी ए और बी क्या है, इनका HCF 1 है। और यदि मैं यहाँ पर ए का गुणा करूंगा तो ए बराबर क्या मिलेगा, कर्डिम 5 बी मिल जाएगा। अच्छा मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर कर्डिम 5 का स्क्वायर 5 मिलेगा और बी का स्क्वायर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब बताइए इसके ये गुणा में ना है, देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है 5 बी स्क्वायर लिखा है, तो मतलब इसके ये गुणा में है, मतलब पक्का है कि ये संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए 5 से विभाज्य है। देखिए जिस संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाज्य होता है उसका वर्गमूल उस संख्या से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब निकालेंगे तथा, अब इसी संख्या में मैं ए बराबर क्या मानूंगा, 5c मानूंगा। ए बराबर क्या मानूंगा, 5c। दोनों पक्षों को मैं स्क्वायर कर दूं क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 25 और सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर है। अब ध्यान देखिए मैं ए स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 25 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तब लिखेंगे 25 बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25, अच्छा ए स्क्वायर का बल क्या 5 बी स्क्वायर है ना, तो हमारा हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 25 सी स्क्वायर। देखिए इससे काट देंगे 25, मतलब ध्यान से देखिए यहाँ पर आया हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 5 सी स्क्वायर। बताइए इसके गुणा में मतलब पक्का है कि बी स्क्वायर से 5 विभाज्य है, तो इसलिए इसका वर्गमूल भी विभाज्य होगा, इसलिए 5 बी से विभाज्य है। अब ध्यान से देखिए अगर कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो उसका HCF 1 मिलता है, मतलब वो किसी से नहीं कटेगी, वो ओनली 1 से कटेगी। अब देखिए यहाँ पर ए और बी को मैंने कर्डिम 5 को परिमेय संख्या माना था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ए 5 से कट जा रहा है और 5 बी से भी कट जा रहा है, तो ये एक थोड़ी है। तो भाई साहब यहाँ पर ए भी 5 से कट जा रहा है, बी भी 5 से कट जा रहा है, तो ये HCF इसका एक थोड़ी है। अगर एक नहीं है तो मतलब मैंने जो अवधारणा लेकर चली थी वो क्या है, गलत है। लिख दें यहाँ पर चूंकि कि ए कामा बी का जो HCF है वो नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है, इसलिए जो हमने अवधारणा मानी थी वो क्या है, गलत है। इसलिए अब मैंने मानी थी ये परिमेय संख्या है जो कि गलत हो गई, तो बची क्या, अपरिमेय संख्या। इसलिए कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, बड़े बड़े नंबर में आ जाएंगे। आप लोग इसे उतार लीजिए, मैं तो कहता हूँ काफी अच्छे सवाल है भाई साहब, नहीं उतारेंगे उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार उतार लीजिए करिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है भाई साहब, देखिए बड़े सवाल है। लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी है ना, हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है हमें। देखिए 5 नूरी है और क्या सोनू है ना, तो मान लीजिए माना नूरी की आयु यक्स मान लीजिए और लिखा है सोनू ने, तो सोनू की आयु मान लीजिए वाई। अब प्रश्नानुसार ध्यान देखिए, सवाल में कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो भाई साहब 5 साल पहले दोनों में से 5 घटा देंगे, तो 5 साल पहले मतलब कि यक्स माइनस 5 और 5 साल पहले मतलब वाई माइनस 5, दोनों में से 5 घटा देंगे 5 साल पहले।
अब सवाल में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, देखो ध्यान से, नूरी की आयु सोनू की आयु थी 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, मतलब 3 गुनी है। बराबर करने के लिए यदि मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल कर दीजिए। यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 15। यहाँ पर जगह x इधर जाएगा तो माइनस 3y, और जगह देखिए माइनस 15 है, और उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 5 में से 15 घटा देंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। समीकरण 1 बनाएंगे। अब क्या कर रहा है प्रश्नानुसार, फिर से देखिए प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद, भाई साहब 10 वर्ष बाद कर रहा है तो दोनों में 10 जोड़ देंगे ना। तो यहाँ पर जगह नूरी की हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू का हो जाएगी y प्लस 10। मतलब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो भाई साहब ये दोगुनी हो जाएगी, मतलब बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा तभी तो बराबर होंगे। हल कर दीजिए। क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 में y गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2y प्लस 2 दाम में 20 हो जाएगा। इधर जाए तो x, इधर जाए तो माइनस 2y, देखिए प्लस 10 से उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 20 में से 10 घट जाएगा तो क्या मिलेगा 10। समीकरण 2 बना देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में से घटा देता हूं तो मैं x कट जाएगा तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 का मान क्या है x माइनस 3y बराबर लिखा है माइनस 10, और यहाँ पर क्या लिखा है समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर क्या लिखा है 10। घटा देंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस y, और देखिए माइनस 10 माइनस 20 हो जाएंगे, तो काट देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 20। इस y का मान समीकरण 1 में ले जाकर रखे चाहे 2 में ले जाकर रखिए, तो समीकरण 1 से y का मान 20 ले जाकर रखे यहाँ पर, x माइनस 3, y का मान कितना है 20 बराबर माइनस 10 लिखा है तो माइनस 10 हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20 60 बराबर माइनस 10, देखिए माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 10 और प्लस इधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 50। तो देखिए यहाँ पर हमसे दोनों की उम्र पूछा है, तो जो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की उम्र कितनी माने थे x बराबर 50 हो जाएगी, और सोनू की आयु कितनी मानी थे मैंने, सोनू की आयु मानी थी कितनी y, और y का वैल्यू कितना 20, तो 50 वर्ष और 20 वर्ष इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी मस्त सवाल है, अच्छा सवाल है भाई साहब, उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस सब सवाल को रफ कर दे रहा हूं। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल देखिए लिखा है क्या, अगर किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो मैंने बताया कि पहले आपको ए का और डी का मान पता होना चाहिए। यदि ए और डी का मान आपको पता है तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। निकालिए। लिखा है एपी के तीसरे और नौवें पद लिखा है। अच्छा बताइए तीसरा पद मतलब क्या लिखा है, देखिए A3 बराबर क्या लिखा है 4 लिखा है, और नौवां पद माइनस 8 लिखा है। अच्छा बताइए A9 बराबर क्या लिखा है, नौवां पद लिखा है माइनस 8 लिखा है, तो माइनस 8 हो जाएगा। कर इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा, मान लीजिए कि मैं यनवा पद शून्य हो जाएगा, माना यनवा पद शून्य होगा। लगाइए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर a प्लस यहाँ पर A3 बराबर क्या लिखा है 4 लिखा है। हम जानते हैं कि an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यनवा पद होता है हमारा तीसरा पद दिखा तो हम n बराबर 3 लिखेंगे, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 मिल जाएगा। तो a प्लस
2d बराबर क्या मिलेगा भाई साहब 4। तथा इसको समीकरण 1 बनाएंगे। तथा और क्या लिखा है सवाल में, ये 9 बराबर -8 लिखा है ना, मतलब 9वां पद क्या लिखा है -8 लिखा है, तो -8 कर देंगे, शायद -8 ही दिया है, हाँ -8 लिखा है तो -8। देखिए ध्यान से हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख दूंगा a + 9 - 1 इंटू डी है, तो d बराबर -8 लिखा है तो -8 हो जाएगा। तो a प्लस, देखिए 10 9 में से घटा देंगे यहाँ पर 8, d बराबर क्या मिलेगा -8, समीकरण 2। भाई साहब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो a से 1 कट जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 - 2 से, ये रहा हमारा समीकरण 1, a + 2d बराबर 4, और यहाँ पर लिखा है a + 8d बराबर -8 लिखा है तो -8 कर देंगे, घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस कट जाएगा। देखिए 2 में से 6 घटा देंगे, यहाँ पर क्या 8 घटा देंगे तो -6d मिल जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर डी बराबर क्या मिलेगा -2, 6 दूनी 12, डी बराबर मिलेगा -2, डी का मान ले जाकर इसमें ले जाकर रख देंगे, तो डी बराबर क्या मिलेगा -2। तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये रहा, a + d का मान कितना है -2, तो 2 गुणा में -2 बराबर 4 लिखा है तो 4 कर देंगे, तो a दूनी -4 बराबर 4, देखिए -4 +4 हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिलेगा हमें 8। सवाल में हमसे a का मान और d का मान नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो मैंने माना था कौन सा पद है, यह 9 पद शून्य हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए क्योंकि an बराबर सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है, n पद मैंने शून्य माना है तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, बराबर a का मान कितना है 8 प्लस n - 1 तो n - 1, डी का मान कितना है -2 लिखा है तो -2 हो जाएगा, प्लस 8 इधर जाएगा तो -8 बराबर n - 1 -2 लिखा है तो -2। देखिए कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पर n - 1 लिखा था n - 1, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1 बराबर क्या मिलेगा हमें 5। तो हमसे सवाल में तो ये पूछा था कि भाई साहब इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो इसका 5वां पद शून्य हो जाएगा, n बराबर हमारा क्या है 5। देखिए मैंने माना था n पद शून्य होगा, तो n बराबर कितना हमारा आंसर है 5, इसका 5वां पद कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। कर लीजिए, काफी अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल कौन सा है भाई साहब, जो सवाल यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है समांतर श्रेणी से कर है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, कर है कि 2 7 10 पदों तक निकालना है। क्वेश्चन लिखा है कि 2 + 7 + 12 प्लस करते करते 10 पदों तक निकालना है, 10 पदों तक। देखिए ध्यान से, इसमें ए का मान सवाल में दिख रहा है कितना है 2 है, डी का मान आप लोग जानते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 - 2 हो जाएगा, कितना मिलेगा 7 में 2 घटा देंगे 5। अब ए और डी का मान पता चल गया तो निकाल दीजिए सवाल में। हम जानते हैं क्योंकि यस एन बराबर होता है एन पदों का योगफल n/2 और 2a + n - 1 इंटू डी, ये n पदों का योगफल है। हमसे तो कह रहा है 10 पदों का योगफल, तो हम n बराबर क्या लिख देंगे यस 10 हो जाएगा 10 पदों का योगफल, तो 10/2, 2 एक मान सवाल में कितना है 2 प्लस n का मान कितना रख देंगे 10, तो 10 - 1 इंटू डी का मान कितना सवाल में 5 लिखा है तो 5 कर देंगे, तो इसे काट देंगे 2 × 5 = 10, 5 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब पहले देखिए 10 में से घटा देंगे 9 और 9 × 5 = 45 मिल जाएगा, तो 5 और गुणा में देखिए 45 4 हो जाएगा 49, तो 9 × 5 = 45 को 5 हासिल 4 5 × 20 4 24। तो इसका हमें 2 7 10 2 7 12 करते करते 10 पदों का योगफल कितना मिलेगा हमें 205 मिल जाएगा। 205 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार। देखते हैं अगला सवाल। देखिए लिखा क्या है, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है कि y का देखिए लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा -3 और Q लिखा है 10 कामा y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक दिया सवाल में, हमें y का मान ज्ञात करना है। देखिए तो हमें y का मान निकालना है ना, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं, देखिए बिंदु लिखा है P लिखा है और यहाँ पर Q लिखा है। लिखा है 2 कामा -3 और यहाँ पर लिखा है 10 कामा y। इसको मैं मानूंगा x1 y1 x2 और y2। इनके बीच की दूरी मान लीजिए d है, कितनी है, d है। तो d बराबर सूत्र होता है करली में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए सवाल में लिखा है ना कि बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, मतलब ये d बराबर कितना हमारा हो जाएगा 10 बराबर करली में x1 माइनस x2, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखिए यहाँ पर y2 y माइनस 1 करिए चाहे y1 माइनस y2 करिए, बात है कहिए, होल स्क्वायर प्लस कर देगा। y1 का मान क्या है, -3 है, माइनस y2 का मान कितना है, y लिखा है तो y कर देंगे, होल स्क्वायर लिखा तो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 10 बराबर, देख काम कर दोनों पूछोगे, मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर कर दूंगा तो 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 में से 8 10 घटा देंगे तो -8, और -8 का स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे 64 प्लस। देखिए ये माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें कोई माइनस की संख्या कोई बचेगी नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 6y हो जाएगा। देखिए इसको इधर एक काम कर, इसको उधर भेज दिए, यहाँ पर क्या मिलेगा तब 0 मिलेगा, हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y। देखिए इसको जोड़ देंगे घटा देंगे, देखिए हो जाएगा 9 4 13, अच्छा 1 7 73, और हो जाएगा -100 हो जाएगा तो 100 कर देंगे, तो 73 में 100 घटा दीजिए तो यहाँ पर गुणनखंड बनेगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y। देखिए 100 में से 73 घटा देंगे कितना मिलेगा हमें, बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ बचेगा 9 में से 7 कितना 2 27 बच जाएगा, -27 हो जाएगा, तो -27 बराबर क्या मिलेगा 0। इसका गुणनखंड कर दीजिए कि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 27 आना चाहिए, तो 9 3 बन रहा है क्या, देखिए हाँ 9 3 बन रहा है, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 लिखा है तो 27 बराबर 0, तो 0। यहाँ से हम ले लेंगे y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 9, और यहाँ पर -3 कम लेंगे तो यहाँ पर y 3 9 27 बराबर क्या मिलेगा 0। देखिए दोनों डब्बा बराबर हो गए तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सही हो सकता है। यहाँ पर y -3 हो जाएगा तो y -3 बराबर 0। देखिए ध्यान से, यदि गुणा में हो जाए तो भाग में हो जाए खत्म। देखेंगे यदि y प्लस 9 हाई गुणा में हो जाए तो भाग में हो जाए खत्म, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें -9। देखेंगे यदि y -3 उसी तरह रखिए, हाई गुणा में हो जाए तो भाग में खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 3। हमें y का मान क्या पूछा था, तो y का मान -9 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। जो देख रहा है ना कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा -9 और हो जाएगा 3। देखिए अगर आप लोग अगर रेलवे की भी तैयारी करते होंगे तो ये सवाल उसमें आ जाएंगे, आते हैं बहुत बार, मैंने खुद देखा है। अगर आ जाए एक मिनट वीडियो पॉज करके एक बार सवाल खुद लगाइए, फिर एक आप लोग इसे मैचिंग कर लीजिएगा कि आप लोगों ने आंसर सही लगाया है कि नहीं। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए अगला सवाल त्रिकोणमिति से आया है। त्रिकोणमिति भाई साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति तो आपको छोड़ना ही नहीं है। त्रिकोणमिति तो आप पूरा एकदम चाट जाइए पढ़ के। लिखा है कि दर्शाइए कि, मतलब दिखाइए कि सिद्ध करना है, tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर क्या लिखा है 1, हमें सिद्ध करना है।
मैं एक बता दे रहा हूँ, इसमें से एक आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए लिखा है क्या, tan 48 इंटू tan 23 tan 42 tan 67। ध्यान से देखिए tan, और देखिए tan है, अगर जोड़ने पर अगर 90 अंश, देखिए दोनों tan है ना, मतलब इसको मैं कॉट भी लिख सकता हूँ। दोनों जोड़ने पर अगर 190 अंश हो जाए तो उसका आंसर कट के हमेशा एक आता है। इसको हमें सिद्ध करना है। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, देखिए इसको मैं लिखूंगा tan 48 उसी तरह दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा tan 23 लिखा तो tan 23 उसी तरह रख देंगे। इन दोनों को मैं बदल रहा हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा tan 90 माइनस, लिख देने से क्या, इसे tan 48 है, tan 23 हो गया। देखिए किसको किसको जोड़ने पर हो जा रहा है हमारा, देखिए हाँ, इसको जोड़ने पर हो जा रहा है ना। इसमें से किसी को बदल दीजिए, तो tan 90 माइनस क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे। देखिए 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 मिलेगा, और यहाँ पर लिख देंगे tan 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 घटा देंगे, क्या मिलेगा हमारा, 67 मिल जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा tan 48 इंटू tan 23। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या मिलता है, कॉट थीटा की जगह 48 लिखा था 48 कर देंगे, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा लिखा था थीटा कर देंगे। अब बताइए मैं tan को लिख सकता हूँ, एक tan को एक होता है 1 बटे कॉट 48 लिख सकता हूँ, और मैं tan को लिख सकता हूँ 1 बटे tan 1 बटे कॉट 23 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कॉट 48 लिखा है तो कॉट 48 इंटू कॉट 23 लिखा है तो कॉट 23। देखिए भाई साहब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हमारा पूरा कट पिट गया, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, एक। और ध्यान से देखिए हमें ऐसे भी करना था, बराबर राइट हैंड साइड, दिस इज हैंड्स प्रूव्ड। उतार लीजिए, काफी अच्छे सवाल है। देखिए अगला सवाल त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति तो भाई साहब मैं तो शुरू में बता चुका हूँ, त्रिकोणमिति तो आपको छोड़ना ही नहीं है, त्रिकोणमिति तो आपको पढ़ना ही है। लिखा है सिद्ध करने के लिए कर रहा है कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें सिद्ध करना है। देखिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड। लिखा है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। हमें इसको सिद्ध करना 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा सिद्ध करना है। तो देखिए मैं ये नियम, सबसे पहले आप नियम जान लीजिए कि अगर किसी भी त्रिकोणमिति का सवाल हल करना है तो उससे सबसे पहले आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ना सीख जाएंगे। सीखिए, तो tan थीटा बढ़ता है साइन थीटा, अब बटा में क्या मिलता है, कॉस थीटा। आज सबके बटा में यहाँ पर 1 माइनस tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉस थीटा, अब बटा में क्या लिख देंगे, साइन थीटा। प्लस लिखा तो प्लस कॉट थीटा वाला होता है कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा। यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा वाला होता है कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा। देखिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस सवाल को तुरंत कैसे लगाएंगे। थीटा का मान कुछ भी ले जाकर रख देंगे, आंसर आ जाएगा 45 छोड़ के। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब ध्यान देखिए इसका लॉसर लेंगे तो इसका लॉसर यहाँ पर कुछ नहीं, तो बटा में साइन थीटा का एक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा, और माइनस क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर बटा में साइन थीटा रहेगा तो बटा में साइन थीटा उसी तरह रहेगा। प्लस देखिए यहाँ पर जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा का एक गुणा करेंगे तो मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बटा में क्या मिलेगा, साइन थीटा मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर का ऊपर, बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग ये जानते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा। मैं भी कहूँ कहाँ से किया है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तक इसमें गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और सबके बटा में कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा कर देंगे। ठीक, अब सबसे ऊपर का ऊपर और बीच के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन में साइन में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा,
साइन स्क्वायर थीटा, और काश थीटा का इसमें गुणा करें तो मिलेगा काश थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस देखिए काश का सबसे ऊपर में गुणा करें तो यहाँ पर मिलेगा काश स्क्वायर थीटा, और सबके बटा में साइन थीटा का इसमें गुणा करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा साइन थीटा, अब मिलेगा काश थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा माइनस काश थीटा है, और यहाँ पर लिखा है काश थीटा माइनस साइन थीटा। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो मैं यहाँ से दोनों में यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लेंगे कॉमन। देखिए ध्यान से मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में काश थीटा साइन थीटा माइनस काश थीटा, प्लस काश स्क्वायर थीटा तो काश स्क्वायर थीटा बटा में, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब भाई साहब जब माइनस कॉमन लूंगा तो साइन थीटा प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस प्लस में हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक बटा में साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में क्या लेता हूँ कॉमन ले लूंगा, और कॉमन का मतलब कि यहाँ से गायब हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा बच जाएगा, और यहाँ से माइनस लिखा है तो माइनस, यहाँ से ये गायब हो गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या मिलेगा साइन थीटा, और यहाँ पर जाएगा एक बटा में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, और बटा में क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, गुणा कर देंगे लसम से। अब देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र और ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी सूत्र होता है, तो यहाँ पर एक बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होता है ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और सबके बटा में लिखा क्या यहाँ पर साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा तो कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे ये भाई साहब इससे पूरा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो एक प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए ये नीचे लिखा है तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताइए एक बटे साइन किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है क्या, यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा एक बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू एक बटे कॉस किसके बराबर होता है सेक थीटा के, यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा, प्लस देखिए दोनों से कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें एक मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे हमें ऐसे दिखाना था बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध देखिए हमें ध्यान से यही तो सिद्ध करना था, मैंने बायां पक्ष से लेकर चला था और दायां पक्ष से लेकर चला आया तो हमने सवाल सिद्ध कर दिया। देखिए लास्ट सवाल और बचा है, उसके बाद हम बस करेंगे, आज के लिए इतना ही सवाल रखेंगे। इसको उतार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगर मान लीजिए आपको जल्दी लगाना है सवाल तो यहाँ पर थीटा का मान 45 छोड़ के यहाँ पर 30 90 कुछ भी जितना मान के बना रख सकते हैं, सब आंसर रह जाएगा। हाँ अंतर मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर इन्फिनिटी वाली केस नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी वाली केस बनेगी तो भाई साहब नियम नहीं काम करेगा उसमें। वहां पर देखिए लास्ट सवाल कौन सा है, देखिए लिखा है कि आया है ऊंचाई दूर से लिखा है, कह रहा है कि भूमि से एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में
लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, या मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई याद करना है। एक काम करिए, ये सवाल पहले आप लगाइए अपने से। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने से एक बार सवाल लगाइए, ठीक, फिर मैं बता रहा हूं इसे। देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में। देखिए लिखा है क्या, मान लीजिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए कोई पतंग है, भूमि से कितने पर है, ये मान लीजिए भूमि है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। बांध दिया गया, मान लीजिए यहीं पर पतंग बांधा गया, और पतंग की डोरी जो कर रहा है सवाल में कि ढीला नहीं है, एकदम टाइट है, और भाई साहब कितने अंश के कोण पर है, 60 अंश के कोण पर है। तो कर हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी, यक्स है ना। तो यहां पर लिखेंगे ए बी सी, ठीक। अब ट्रायंगल इसमें लगा दीजिए, लगा देंगे। देखिए हमें निकालना है, लंब दिया है, कोण का मान निकालना है। तो लंब और कोण किस में आते हैं भाई साहब, साइन थीटा में तो आते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र लगा दीजिए। तो निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो लेकिन थीटा का मान हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, 60 अंश लिखा है। तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कोण। लंब का मान कितना है, 60 है, और कोण का मान सब कितना है, यक्स है। तो लंब बटा कोण हो जाएगा, लगा देंगे। देखिए साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 60 बटा में यक्स लिखा है, तो 60 बटा में यक्स। हमें यक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर यक्स का गुणा कर देंगे, 60 दूना 120 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 60 दूना 120, और बटा में नीचे कर्ली हो जाएगा, तो कर्ली में हो जाएगा। लेकिन कभी भी इतना याद रखिए कि आंसर कभी भी कर्ली में लगाकर नीचे नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे कर्ली में 3 से गुणा करेंगे, ताकि कर्ली खत्म हो जाए। 120 का कर्ली में 3 में गुणा करेंगे, 120 कर्ली में 3, अब कर्ली में 3 का कर्ली में 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो काट देंगे, यहाँ पर 3 चौक 12, यहाँ पर क्या मिलेगा, यक्स बराबर 40 कर्ली में 3। तो भाई साहब उस डोर की लंबाई कितनी है, 40 कर्ली में 3 मीटर है। लेकिन यहाँ पर डोरी की लंबाई कितनी है, 40 कर्ली में 3 मीटर। देखिए आज के लिए सवाल इतना ही है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैं लाता हूं भाई साहब, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए भी, और जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग के रेलवे एनटीपीसी किसी की भी तैयारी करेंगे भाई साहब, ग्रुप डी या फिर एसएससी डिफेंस किसी की भी तैयारी करेंगे, ये सवाल उसमें आ जाते हैं। आप इस सवाल से बच नहीं सकते। आप ये सवाल मतलब आपको ये सवाल किसी न किसी में सेट में, मैं खुद सेट लगाता हूँ, तैयारी करता हूँ एसएससी की चाहे रेलवे की, मैं सबका सेट लगाता हूँ। उनमें ये सवाल मैं खुद अपने आंखें से देखता हूँ कि ये सवाल उसमें कितनी बार डिटो सवाल आ जाते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।